GRS उनको अलग भी नहीं आता है, उन्होंने लूटना है। किसी के पास 10 लाख की गाड़ी है, किसी ये पैसा कहाँ से, ये करप्शन नहीं क्या है। लोग इसके आगे कुछ नहीं, आवाम कुछ नहीं है, आवाम ही तो इनको बनाती है और वो भी गिराती है। देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है, इनके पास लीडर होने करने नहीं देते हैं, ये वोटर को गलत रास्ता दिखाते है। कोई जगह अगर हम खास करके जिला पुंछ की बात करें, और गरीब जनता जो है उसको तरक्की के नाम पे लूटा जा रहा है। तरक्की के नाम पर लूटा, कौन लूटने वाला है? लूटने वाले तो ये आज के लीडर हैं, जिन लीडरों के दरबार 29 तक, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लोन साहब, एक आखिरी और अहम सवाल है। मुझे सुनने में आया है कि DDC इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो NC को जिताने में जो पीपल अलायंस से लड़ रही थी, उसको जिताने में आपका कहीं ना कहीं एक अहम किरदार रहा है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मैं आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन इकराम, आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, हमारी मानी जानी शख्सियत जनाब मोहम्मद अकरम लोन साहब हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए मौजूद हैं। इनसे हम अहम किस्म के सवालात भी पूछेंगे। और गुज़श्ता कुछ दिन कबल इन्होंने BJP में शमूलियत अख्तियार की। जबकि अगर मैं बात करूं, हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि जो अकरम लोन साहब थे, इन्हें NC की रीढ़ की हड्डी माना जाता था। लेकिन नाज़रीन इकराम, अकरम लोन साहब से हम आज जानेंगे कि इन्होंने NC को अलविदा कह के BJP का दामन थामा, इसके पीछे का राज, और BJP जो कि इक़्तिदार में है वो कर क्या रही है, उन्होंने कितनी डेवलपमेंट किया 73rd अमेंडमेंट को लेके, और 370 और 35A को लेके उन्होंने कितनी डेवलपमेंट किया। आज हम जानेंगे मोहम्मद अकरम लोन साहब से। लोन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं 40 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहा हूँ, और मेरे चाचा गुलाम नबी लोन जो ब्लॉक प्रेसिडेंट थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो तकरीबन 50 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे। जब उनकी डेथ सन 2010 में हुई तो यहाँ हमारे उमर अब्दुल्ला साहब आए, उनकी ताज़ियत पर हमने उनका खैर मकदम किया। और उसके बाद मैंने सन 2021 में आज अलविदा किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। इसलिए किया है कि लोगों के काम नहीं होते थे। सन 2014 के बाद जब BJP की सरकार बनी यहाँ हमारे हिंदुस्तान में, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि 70 सालों में जो काम नहीं हुए थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई, जो कांग्रेस नहीं कर पाई, और जो PDP नहीं कर पाई, वो BJP सरकार ने करके दिखाया है। क्यों? इस वक्त कुछ लोग 1 रुपये में 16 आने का 1 रुपया होता है, 4 आने लोग जो हैं वो नाराज़ हैं BJP पर। लेकिन मैं उन लोगों से ये कह देना चाहता हूँ कि अपने अक्ल से काम लें, अपनी समझदारी से काम लें, ये किसी के बहकावे में ना आएँ। जो लोग इस वक्त पढ़े लिखे MA BA लोग बैठे हुए थे, और लोग सिफारिशों पर चले जाते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में, कांग्रेस के दौर में, जैसे कि हमारे बच्चे इस वक्त पढ़े लिखे हैं, MA BA की हुई है, ऐसे ही लोग हम बैठे रहते थे। वो बच्चे बेरोज़गार बैठे रहते थे और मैट्रिक पास और मिडिल पास लग जाते थे नौकरियों में, क्योंकि उनको सिफारिश होती थी। जैसे मैं आपको कहूँ, इस वक्त भी अगर गवर्नमेंट पड़ताल करेगी, BJP की सरकार है इस वक्त, मैं खुश हूँ BJP की सरकार पर जो इस वक्त इतना एक्शन लेती है और ऐसे मुलाजमों को निकालती है जो क्रिमिनल मुलाजिम हैं। ये होना नहीं चाहिए। और ऐसे मुलाजमी की तलाश करती है जो ऐसे गलत काम करते हैं। और जैसे कुछ लोगों के ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो गलत इनलीगल जो मुलाजिम लगे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दौरान में लगे हैं, वो सिफारिशों पर लगे हैं। किसी ने 10 किलो मोटी ली है, किसी ने लाख रुपया लिया है, किसी ने 2 लाख रुपया लिया है, लगे हैं। लेकिन BJP की सरकार का ये कहना है कि करप्शन को ख़त्म करें, जैसे मोदी साहब ने कहा। एक मिनट लोन साहब, थोड़ा सा मैं आपको टोक रहा हूँ यहाँ पे। जैसा कि BJP का दावा था 370 और 35A की मनसूखी के बाद इंडिया की जो भी रियासत होगी, जो भी UT होगी, करप्शन फ्री होगी, क्राइम फ्री होगी और डिजिटल होगी। क्या आपको लगता है करप्शन फ्री या फिर क्राइम फ्री या फिर डिजिटल है कोई जगह, अगर हम खास करके ज़िला पुंछ की बात करें? और बेरोज़गारी के हवाले से अगर बात करें, और 370 की मनसूखी के बाद क्या तरक्की की है BJP की सरकार ने खास करके बेरोज़गारों को लेके? देखो, बेरोज़गारी तो है, लेकिन बात यह है कि जब से दफ़ा 370 और 35A को हटाया गया है, उसके बाद हमारी जो सरकार है BJP की हिंदुस्तान में,
उन्होंने कहा था कि यूटी के दौर में हम यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन हुई भी डेवलपमेंट। अगर आपको मैं तफसील बताऊंगा उसमें टाइम लग जाएगा। डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई, उसमें नौकरियां भी लगी हैं, जैसा कि आप भी देखते हैं, आप भी सुनते हैं, मुलाजिम लगे हैं बड़े बड़े। मुलाजिम जो लगे थे, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं, वो लड़के अब बेचारे जो हमारे उसमें भाई थे, बहनें थी, वो अभी भी सड़कों पे हैं बेचारे। उनको नौकरी मिली है, लेकिन उस नौकरी का क्या फ़ायदा, 1 साल से वो प्रोटेस्ट पे हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे कि दफ़ा 370 को कमज़ोर रखा था हमारी सरकार जो पहले थी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऐसे ही कमज़ोर मुलाजिम इन्होंने लगाए। किसी ने कहा, किसी लीडर ने कहा आप जाओ हॉस्पिटल में, बीएमओ से बात की, सीएमओ से बात की कि इसको मेरे यहाँ रखो जी, इसको तनख्वाह मिलेगी, इसको परमानेंट कर देंगे। वैसे तो लग नहीं सकता है मुलाजिम इस वक्त जो लगना है मुलाजिम, वो बहुत अच्छे तरीके से उसके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसको पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के पीछे गवर्नमेंट पड़ी है। बाकी कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐसा मुलाजिम नहीं निकाला है। जैसा कि हम पंचायत की बात करें, यहाँ लगे हैं पंचायत में जीआरएस जो लगे हैं, वो जीआरएस उनको अलग भी नहीं आता है, उन्होंने लूटना है। किसी के पास 10 लाख की गाड़ी है, किसी ये पैसा कहाँ से आता है? ये करप्शन नहीं क्या है? मैं गवर्नमेंट से ये कह देना चाहता हूँ, मैं आज जो सरकार चल रही है, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये कह देना चाहता हूँ कि इस पर तवज्जो करें। ये अगर एक आदमी 1 लाख रुपया पे लेता है महीने की, उसके पास 10,000 की गाड़ी नहीं है, लेकिन एक जीआरएस के पास गाड़ी है 10 लाख की, वो कहाँ से आता है? लोन साहब, ये तो सरोसर लग रहा है कि ना हमारी गरीब जनता जो उसको तरक्की के नाम पे लूटा जा रहा है। तरक्की के नाम पर लूटा, कौन लूटने वाला है? लूटने वाले तो ये आज के लीडर हैं, जिन लीडरों के दरवाजे बंद हो चुके हैं। बीजेपी की सरकार में दरवाजे तो इनके बंद हो चुके हैं। जैसा कि मोदी साहब ने कहा है कि हम सबको एक बना देंगे, ये लूट रहे थे, ये खाते भी थे और खिलाते भी थे, लेकिन वो खाने और खिलाने का मतलब नहीं है। देखना है, मुल्क को देखना है, हिंदुस्तान को देखना है, स्टेट को देखना है, लोगों को देखना है, तरक्की कैसे होगी, कैसे क्या नहीं होगा। हो रहा है, लेकिन ये करने नहीं देते हैं। मैं आपको यहाँ बताऊँगा, यहाँ हमारे मंडी बाज़ार की बात मैं बताऊँगा। यहाँ जब सरकार ने, यहाँ डीसी साहब ने, एसएसपी साहब ने, सबों ने मिल के बाज़ार की पोजीशन देखी, वहाँ ब्लैक टॉप दोबारा डालने के लिए, और इन लीडरों की वजह से कहीं ट्रांसफार्मर जल जाता है, वहाँ सियासी लेवल पर ये काम नहीं होने देते हैं। जबकि हमारा, मैं सावजिया की बात करूँ, वहाँ एक ट्रांसफार्मर जला हुआ था, 2 महीने का नहीं भेजा था। हमने बीजेपी सरकार के हमारे लीडर हैं प्रदीप शर्मा साहब, मैं एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट बीजेपी के नाते मैंने रिक्वेस्ट की प्रदीप शर्मा साहब से, मैंने कहा यहाँ ट्रांसफार्मर जाना चाहिए, और रात को मैंने बात की, हम वफद लेकर गए उनके पास, और सुबह वहाँ ट्रांसफार्मर पहुँचा। वो इस वजह से उस पर भी उन्होंने सियासी लड़ाई लगाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने। उसने कहा नहीं ये है जी, इसको ये यहाँ मत लगाओ, इसको उधर लगाओ, वहाँ भी। वो कल हमने झगड़ा ख़त्म किया। ऐसा ही एक ट्रांसफार्मर यहाँ राजपुर में जला हुआ है, जबकि वो उन्होंने भेजा है, अभी तक आया नहीं है। कोई कहता है वो भेजेगा जी, कोई कहता है जी, कोई लीडर उनको कहता है कि मैं भेजूँगा जी, कोई मानता नहीं है। फिर भी मैंने प्रदीप शर्मा साहब से बात की है, उन्होंने कहा कल ट्रांसफार्मर वहाँ पहुँच जाएगा। काम करने का ढंग होता है। लोन साहब, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूँ, जैसा कि गुज़श्ता कुछ दिनों कबल आपने जो प्रेस दी थी, एक न्यूज़ चैनल से, उनके ऊपर आपकी एक प्रेस गई थी कि आपने उसमें कहा कि एनसी ने डेवलपमेंट नहीं की, लेकिन बीजेपी जो है डेवलपमेंट कर रही है, इसीलिए हमने बीजेपी का दामन थामा है। लेकिन बात कहना है कि ये जो कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ये आम लोग हैं, इनको जाने दीजिए। इसका मतलब कि ये जो हमारी रियासती जो एनसी पार्टी है, क्या लोग इसके आगे कुछ नहीं, आवाम कुछ नहीं है? आवाम ही तो इनको बनाती है और वो भी गिराती है। देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है, इनके पास लीडर होने चाहिए, उसकी कदर करते हैं जिसके पास पैसा होता है। मैं इस पार्टी में रहा हूँ 40 साल, मुझे पता है कि यहाँ अब्दुल्ला भट्ट साहब ने जो हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, वो ना ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ना सुरनकोट का है और ना इधर का है। वो सुरनकोट का वोटर है, एक आम वोटरों के साथ वो जुड़ता है। लेकिन एक बात है, उससे कलवाया, उसने एजाज जान साहब ने उसको कहा कि आप ऐसे बयान दो, उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो भी एक आम वोटर है। लेकिन मेरी तो हम तो 40 साल रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे, आज हमने छोड़ दी है। ये डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट ने ये कौन सी बात है? आज 7 साल हो गए बीजेपी सरकार। लेकिन बीजेपी सरकार के दौरे इक़्तिदार में भी फंड्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जब तक हमें ज़मीनी सतह से खबर मौसूल हुई। वो कौन कर रहा है, मैं आपको बताऊँ। अगर बीजेपी सरकार से यहाँ अरबों रुपया आता है, दिल्ली से बहुत पैसा आता है, वो कौन करवा रहा है? ये जो यहाँ के मगरमच्छ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, कांग्रेस के हैं,
पीडीपी के हैं, इन्होंने ये डेवलपमेंट नहीं होने दी। क्यों? ये इनके दरवाजे जो बंद हो चुके हैं, इसलिए इन्होंने वो पैसा हड़प करने की अफसरों के साथ मिलते हैं और अफसरों को दाड़ा शहीद बताते हैं, कल हमारी हुकूमत आएगी। ये भूल रहे हैं, वो हुकूमत नहीं आने वाली है। अब बीजेपी की सरकार है सन 2029 तक, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लोन साहब, एक आखिरी और अहम सवाल है। मुझे सुनने में आया है कि डीडीसी इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो एनसी को जिताने में जो पीपल अलायंस की तरफ से लड़ रही थी, उसको जिताने में आपका कहीं ना कहीं एक अहम किरदार रहा है। मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का गुफ्तार अलायंस जो हुआ है, डीडीसी चेयरमैन यहाँ हमारे मैडम जी आई हैं अतीका जान साहब, तो हमने उस वक्त ऐसा रोल अदा किया है, क्योंकि पार्टी में थे हम, उसको जिताने की कोशिश हमने ये हमारे इंशाअल्लाह अल्लाह और अल्लाह के फजल व करम से हमने उसको जिताया। वो इस वक्त कहते हैं ये नतू कह रहा वो नहीं, ये नहीं है, ये हमारी ज़रूरत थी कि उसको हमने कैसे जिताया। ये सब जानते हैं, ये यहाँ मंडी की आवाम भी जानती है, पूरी हवेली कंस्टिट्यूंसी भी जानती है, और बिलाक मंडी भी, जिस बिलाक के वो चेयरमैन है वो भी जानती है, लेकिन उनको याद नहीं रहा। ये हैं पैसे के पुजारी। और आप और कुछ कहना चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वक्त बीजेपी की सरकार चल रही है, डेवलपमेंट होती है। मैं गवर्नमेंट और ख़ासकर डीसी साहब पुंछ से रिक्वेस्ट करता हूँ और एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी तहसील मंडी की डेवलपमेंट होनी चाहिए। किसी जगह ट्रांसफार्म जलता है वो पहुँचना चाहिए, और रोडों की खस्ते हाली है वो रोडें बननी चाहिए। यहाँ छुमर वाली रोड भी है वो भी बननी चाहिए। यहाँ राजपुर में ब्लैक टॉप इन्होंने डाला है आधा किलोमीटर पर, जबकि वो 1 किलोमीटर पर डालनी थी। वो राजपुरा की रोड पर ब्लैक टॉप पड़ना चाहिए। मैं डीसी साहब से खुद भी बात करूँगा इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं, डेवलपमेंट होती है, बीजेपी की सरकार डेवलपमेंट करती है, लेकिन ये आगे जो अपोजिशन वाले हैं यहाँ के, ये हमारे जम्मू कश्मीर के, ये इसको तूल पकड़ जाते हैं। ये कहते हैं नहीं जी ये वो है, ये काम कर रही है इस वक्त बीजेपी की सरकार काम करती है। पैसा आता है, खुला पैसा आता है, और इनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये मुश्किलात में पड़े हुए, इनको बुखलाहट हो चुका है, ये बुखलाए हुए हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इंशाअल्लाह काम होते और काम होंगे भी और होकर रहेंगे। अकरम साहब, आपने हमें अपना कीमती से कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ। चलो, आप मेरे एक नाचीज़ इंसान के आज़म हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी आवाम, पूरी हिंदुस्तान की आवाम उनके साथ है। वो 400 कुछ सीटें हैं उनकी, वो आवाम के साथ वो वज़ीर आज़म है। जो भी लीडर है वो आवाम के साथ। अगर हम कहें नहीं जी वोटर की कीमत नहीं है, वोटर की कीमत है, 1 अरब रुपया एक वोटर की कीमत है। हम उन वोटरों की कदर करते हैं, इन लोगों की कदर करते हैं। मैं तमाम आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि जो भी मसाइल हों आप हमारे पास आएँ। बीजेपी की सरकार है, आप प्रदीप शर्मा के साथ आएँ पुंछ में। जो भी काम हो, इलेक्शन अपनी जगह है, वोट देना अपनी जगह है, लेकिन काम करवाएं। काम करवाने का ढंग होता है। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये कांग्रेस और पीडीपी वाले जो है, ये काम करने नहीं देते हैं, ये वोटर को गलत रास्ता दिखाते हैं। नाज़रीन इकराम, या अभी आप समाअत फरमा रहे थे मोहम्मद अकरम लोन, ब्लॉक प्रेसिडेंट बीजेपी जालिया से, जो हालिया में अभी उन्होंने एक एनसी को अलविदा कह के बीजेपी ज्वाइन किया है। और आपने जो आपकी राय है वो कमेंट में बताएं, और आप देखते रहे आवाम की आवाज़। इफ्तिकार सोफ़ी के साथ जालिया से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।